गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इंग्लिश गुरुजी कृष्णा चैनल। और गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फिर से लेके रहेगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द बेसिक लेवल। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग बेसिक तरीके से आपको बता दिया था, बट इन द टुडेज वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद एडवांस लेवल। हम आज की वीडियो में एडवांस लेवल पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। गाइस, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं द प्रीवियस वीडियो जो भी हमने पढ़ा था उसके बारे में। गाइस, क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? ठीक है, यदि गाइस मैं हिंदी सेंटेंस की बात करता हूँ, यदि आपको हिंदी सेंटेंस में लास्ट में साउंड ऑफ आ ई ए ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो गाइस आपका वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इफ यू आर गेटिंग sound of a e a in a Hindi sentence, then you can feel that this is the past indefinite tense. Okay guys, ये तो हो जाती है हिंदी सेंटेंस को पहचानने की एक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि हिंदी सेंटेंस में गाइस आपको क्या मिल जाएगा? साउंड ऑफ आ ई और ए। ये गाइस आपको कब देखने को मिलेगा? इफ यू आर गेटिंग हिंदी सेंटेंस। ठीक है गाइस, इफ यू आर गेटिंग हिंदी सेंटेंस, यदि आपको हिंदी सेंटेंस मिल रहा है और उसके बाद में लास्ट में साउंड ऑफ आई देखने को मिल रहा है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, श्याम क्रिकेट खेला। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? आपका साउंड देखने को मिल रहा है। इट मींस इस तरीके का बात है एंड ए एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम, तो वो क्या हो जाएगा गाइस? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टेंस को हम समझने के लिए एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं। whenever you are getting sound of I in the Hindi sentence, then what will you have to do? ठीक है, what am I saying to you guys? If you are getting sound of I, then what will you have to do? आपको इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना होगा? ठीक है गाइस, यदि आपको साउंड ऑफ आई मिल जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। यदि साउंड ऑफ आई वाले सेंटेंस मिलते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को याद रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हो जाती है गाइस डिड हो जाती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब की बात क्लियर हो जाती है। यदि मैं मेन वर्ब की बात करता हूं तो गाइस मेन वर्ब के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं। अब बात समझ में यहाँ पे ये नहीं आती। ओके गाइस, तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज की जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म कब यूज की जाएगी, किस सिचुएशन में यूज की जाएगी? तो गाइस हमेशा जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा डिड के साथ भी यूज की जाएगी। ओके, व्हेनेवर यू आर गेटिंग डिड इन द इंग्लिश सेंटेंस, यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस में डिड देखने को मिल रहा है तो हमेशा उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ओके, एंड गाइस व्हेनेवर यू आर नॉट गेटिंग डिड इन द इंग्लिश सेंटेंस, इन दैट सिचुएशन वी शैल ऑलवेज यूज बी टू। यदि हमको यदि हमको डिड देखने को नहीं मिल रहा है तो हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। ओके गाइस, ठीक है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको कब देखने को मिलेगी एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कब देखने को मिलेगी, इस बात को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। गाइस, इन द एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा गाइस। ओके, क्या कह रहा हूं? एक बार फिर से बात को सुनिए। इन द एफर्मेटिव सेंटेंस वी डज नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब। ओके, यदि गाइस इन द एफर्मेटिव सेंटेंस इफ यू आर नॉट गेटिंग हेल्पिंग वर्ब, देन हमको क्या यूज करना पड़ेगा? तब हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। एक बार बात को ध्यान से समझिएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, तो क्या आ जाएगा गाइस? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, बात कर लेता हूं अदर ऑल सेंटेंस की। ठीक है गाइस, अदर ऑल सेंटेंस में क्या कह रहा हूं गाइस? अदर ऑल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। गाइस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? डिड हो जाती है और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्या कह रहा हूं गाइस? बात को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। In the affirmative sentence we does not use helping verb. Okay, affirmative sentence में helping verb का प्रयोग नहीं किया जाएगा। We shall use always be to. ठीक है। In the other all sentence we always use helping verb. Helping verb क्या हो जाती है? Did हो जाती है और did के साथ में
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमारा सेंटेंस है गाइस, श्याम क्रिकेट खेला, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है गाइस। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाता है श्याम, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे, जबकि फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये तो क्या हो जाता है गाइस, आपका फॉर्मूला हो जाता है, किसका फॉर्मूला हो जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। बट एफर्मेटिव में मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें मेन वर्ब क्या हो जाती है गाइस, खेलना, क्या हो जाती है, खेलना हो जाती है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी गाइस, प्लेड हो जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड हो गई, ठीक है। क्या खेला, क्रिकेट खेला, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक नियम तो आपका क्लियर हो गया होगा, इन दैट एफर्मेटिव सेंटेंस वी डज नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब, ओके, ओनली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम अदर ऑल सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं गाइस, अदर ऑल सेंटेंस की बात करते हैं, तो डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अदर ऑल सेंटेंस बोले तो ये तो एफर्मेटिव था। यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में हम नॉट को इंक्लूड करेंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो श्याम क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। यदि हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, श्याम, अब तो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि अदर ऑल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उनके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, डिड के साथ में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, श्याम डिड नॉट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है गाइस, प्ले, प्ले क्रिकेट, ठीक है गाइस। इस तरीके के आपके सेंटेंस होते हैं जब भी आपको साउंड ऑफ आई ए देखने को मिल रहा है, ओके गाइस। होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन शेयर योर थिंक इन द कमेंट बॉक्स, ओके, ओके गाइस। इसको मैं ठीक है रेज कर देता हूं और बाकी का जो है, ओके गाइस, तो वो तो हो जाता है हमारा उन सेंटेंस के लिए जिसमें कि आपको साउंड ऑफ आ ई ए देखने को मिल रहा है और एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट एक ऐसा एक्शन जो कि गाइस पास्ट में कंप्लीट तो हुआ है बट डेली के रूटीन के साथ में हुआ है। क्या कह रहा हूँ, एक तो ऐसा एक्शन था जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया था, साउंड ऑफ आई ए आपको मिल रहा था। बट आपको कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको साउंड ऑफ आ ई ए देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, ताहा तीथी तेथे देखने को मिलेगा। और गाइस उन सेंटेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें भी हमको ताहा तीथी देखने को मिल रहा है वो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जिसमें गाइस हमको साउंड ऑफ आ ई ए मिल रहा है वो भी हमारा क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। दूसरा तो हो जाता है हमारा, पहला तो हो जाता है यदि गाइस आपको क्या मिल रहा था, साउंड किसका मिल रहा था, आ ई और ए का साउंड मिल रहा था, ठीक है। और दूसरा में लेकर गाइस आपको वाक्य के अंत में साउंड ऑफ ताहा तीथी और तेथे, ठीक है गाइस। यदि आपको दूसरी आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है देन व्हाट विल यू हैव टू डू, तब गाइस उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, whenever you are getting sound of ताहा तीथी तेथे and a action that has been completed in the past habitual action, पास्ट की हैबिट में या डेली रूटीन में कोई भी काम कंप्लीट हुआ है तो गाइस वो भी आपका क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे कि पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल की यदि हम बात करते हैं तो हमको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, श्याम बचपन में साइकिल चलाया करता था। क्या मिल गया गाइस, हाँ मिल गया, और क्या मिल गया, ता मिल गया, ठीक है। यदि आपको ताहा तीथी तेथे ऐसा कुछ मिल जाता है सेंटेंस में तो वो क्या हो जाता है गाइस, आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। मैंने आपको इसे पहले जो भी वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आपको ताहा तीथा तेहा ऐसा मिलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहा तीथी तेथे मिलता है तो क्या हो जाएगा गाइस, आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो आइडेंटिफिकेशन, पहली तो थी आ ई और ए का साउंड मिलेगा, ठीक है। दूसरी हो जाती है आपकी ताहा और तीथी और तेथे, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे गाइस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हम इस तरीके के वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे, जब भी गाइस आपको
ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है whenever you are getting था, थी, थे in that Hindi sentence, then in that situation what will you have to do, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, we have a formula, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला है गाइस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट है गाइस सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाता है, श्याम हो जाता है। ठीक है, यूज्ड टू को रख देंगे श्याम यूज्ड टू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे गाइस, चलाना का क्या हो जाएगा, चलाया करता था, इट मींस चलाना का क्या हो जाएगा, राइड हो जाएगा। ठीक है, राइड हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा गाइस, बाइसिकल हो जाएगा, बाइसिकल हो गया। पीछे से इट मींस हिंदी भाषा में अब जो भी रह गया पीछे से बनाने स्टार्ट कर दो। बचपन में इन चाइल्डहुड, ओके गाइस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी शैल मेक लाइक इट। ओके, यदि हमको हिंदी सेंटेंस इस तरीके से मिलते हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है गाइस, ये तो हो जाता है हमारा साउंड ऑफ आइए और दादा दीदी देते वाले सेंटेंस, जो भी हम बनाते हैं इस तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है बेसिक से। अब हम एडवांस की तरफ कैसे बढ़ते हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ कैसे बढ़ते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इसको लोड कर लीजिए, बेसिक में रेज कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो जाता है हमारा हिंदी वाले सेंटेंस के लिए, इट मींस हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, बट गाइस अब जो बात आती है वो हमारी ये निकल के आती है कि हमारे कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चंस को पुट अप किया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे और कंपटीशन में हमसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन तो अफ्यू ही चलता है, बहुत ही कम चलता है, जैसे कि एलडीसी के एग्जाम्स और इस तरीके के जो भी एग्जाम्स होते हैं। बट हमारी जो डीप इन्फॉर्मेशन के साथ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमसे बैंक एसएससी 10+2 एयरफोर्स से सीजीएल एग्जाम, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हमारे ऐसे एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो वहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, वो बिल्कुल एडवांस और एक्सपर्ट लेवल में से उठा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसके समझने के लिए गाइस हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है गाइस, वो तो हमारा इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश था। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे सेंटेंस में कि हम किन किन सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। एक बार फिर से बात को ध्यान से समझिए। वो तो गाइस ठीक है, इससे पहले जो भी हमने कंप्लीट किया था हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया था वो तो इजी था, बट अब हमको यहाँ पे जो देखना होगा वो ये देखना होगा कि वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म जहाँ पे रखी जाएगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे देखी जाएगी या फिर यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे देखने को मिलेगा, इस क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। फिर से जहाँ पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाए, वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, बट हमको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कब कब देखने को मिलती है वहाँ पे अब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम उन कंडीशन को देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन बनती है हमारी एडवर्ब की बनती है कि जब भी हमको किसी भी टेंस में कोई एडवर्ब देखने को मिल रही है वो एडवर्ब आइडेंटिफाई करेगी कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है गाइस, क्योंकि हर टेंस की नहीं तो कुछ टेंसों की कुछ एडवर्ब फिक्स होती हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं कि यदि ये एडवर्ब आ जाती है तो आपका ये टेंस होता है। ठीक है, तो वो कौन सी एडवर्ब हो जाएगी गाइस, पहले एडवर्ब की तरफ देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है गाइस हमारा, तो गाइस हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एडवर्ब के लिए होता है। वो कौन कौन सी एडवर्ब होंगे, दीज आर द एडवर्ब which are used in past indefinite tense। पास्ट इंडेफिनिट टेंस गाइस वो कौन कौन सी एडवर्ब होंगी जिनमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी एडवर्ब होंगी गाइस। यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम,
लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ओके, प्रीवियस टाइम, PREVI, प्रीवियस टाइम, ओके गाइस। तो ये क्या है, आपकी वो एडवर्ब हो जाती है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक एन एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। एग्जांपल किस तरीके से होगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी बिना एडवर्ब वाला सेंटेंस यहाँ पे रखता हूँ, तो देखना कि किस तरीके से एडवर्ब का उस वाक्य पे इंपॉर्टेंस जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, श्याम डैश क्रिकेट विद फ्रेंड्स, ओके गाइस। तो हमारा ये क्या वाक्य हो जाता है, पहले मैं लेता हूँ मैं लेता हूँ इज प्लेइंग, ओके। बी में लेता हूँ मैं प्ले, ओके। सी में लेता हूँ मैं प्लेड, और डी में लेता हूँ मैं हैज प्लेड, ओके ओके। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाता है। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज रखी जा सकती है। श्याम, पहले ऑप्शन को उठाने, इस प्ले क्रिकेट विद फ्रेंड्स, श्याम मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। श्याम प्ले क्रिकेट विद फ्रेंड्स, श्याम मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता है। श्याम प्लेड क्रिकेट, श्याम मित्रों के साथ क्रिकेट खेला। श्याम हैज प्लेड क्रिकेट, श्याम मित्रों के साथ क्रिकेट खेल चुका है। तो गाइस, हम इस सेंटेंस में किसी भी एडवर्ब को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं गाइस? बिकॉज देयर इज नॉट गिवन, ओके, बिकॉज ऑफ देयर इज नॉट गिवन एनी एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, सो वी कैन कीप एनी मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, ओके गाइस। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एडवर्ब नहीं दी गई है, so in that situation we keep any adverb in that sentence, तो हम कोई भी एडवर्ब उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ओके गाइस। श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट विद फ्रेंड्स, मैदान में श्याम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। प्लेज क्रिकेट, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। प्लेड क्रिकेट, मैदान में श्याम क्रिकेट खेला। हैज प्लेड क्रिकेट, श्याम मैदान में क्रिकेट खेल चुका है। सॉरी, श्याम हैज प्लेड क्रिकेट विद फ्रेंड्स, तो श्याम क्रिकेट खेल चुका है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, कोई भी मेन वर्ब को ले सकता है, बट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं यदि यस्टरडे रख देता हूँ गाइस, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या हो जाती है गाइस, एडवर्ब हो जाती है। तो इस एडवर्ब में क्या होगा, श्याम प्लेड क्रिकेट विद फ्रेंड्स यस्टरडे। अब कल की बात हो रही है। अब गाइस, मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है, साउंड ऑफ आई ये दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है गाइस, श्याम प्लेड क्रिकेट विद फ्रेंड्स यस्टरडे, श्याम कल क्रिकेट खेला, बीते हुए कल में क्रिकेट खेला। तो गाइस, ये एडवर्ब क्या बता रही है, हमको बता रही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा वाक्य है। तो गाइस, क्या होगा कि जो आपकी एडवर्ब होगी, एडवर्ब क्या फिक्स करेगी सेंटेंस को कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन से सेंटेंस का टेंस नहीं है। तो एडवर्ब फिक्स कर देती है। तो ये एडवर्ब का क्या होता है, रोल होता है। तो दीज आर द एडवर्ब व्हिच आर यूज्ड टू इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ओके, द प्रीवियस टाइम, ऐसा कुछ मिल जाता है, देन यू कैन फील दैट दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके गाइस। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नियम कंप्लीट हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, देन यू कैन शेयर योर थिंग इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका इंस्टेंट उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई कर सकूं। गाइस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इरेज करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस, हमारा नेक्स्ट रूल होता है, इफ द सेंटेंस
स्टार्ट फ्रॉम, यदि गाइस वाक्य स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? इट इज टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, okay guys, it is time, it is high time, it is right time, it is about time. After it subject is given in the sentence, यदि guys इसके बाद subject दिया हुआ है, after that we shall always use verb की second form, इसके बाद हमेशा जो यूज किया जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, इट इज राइट टाइम, वी started for the railway station, okay guys, it is right time, यही सही समय we started for the railway station, स्टेशन पे जाने के लिए we started, हमें स्टेशन पे it is right time, यही सही समय we started फॉर द रेलवे स्टेशन, हमें स्टार्ट होना चाहिए कहाँ के लिए? रेलवे स्टेशन के लिए, ठीक है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इफ यू आर गेटिंग एंड द सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम दीस एडवर्ब, देन यू शुड ऑलवेज यूज वी टू, तब हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए, ठीक है गाइस। यदि वाक्य में अगला नियम बनता है, यदि वाक्य में ठीक है इट इज टाइम, ओके, इट इज हाई टाइम, it is high time, और it is about time, it is about time, या फिर it is right time, ऐसा कुछ दिया हुआ है और इसके बाद गाइस सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, एक बार फिर से बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे तो सब्जेक्ट दिया हुआ था तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। इफ द सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस, यदि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और इसके बाद सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ही करेंगे। जैसे इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, यही समय है क्रिकेट खेलने का, ओके गाइस। तो यहाँ पे ये जो नियम है थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। यदि गाइस आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट देने पे आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देख ही लिया है, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, यह है समय है क्रिकेट खेलने का, ओके गाइस। इफ यू आर गेटिंग दीज एडवर्ब in the starting of the sentence, then you should have to keep V2, okay। यदि ये नहीं दिया हुआ है, if the subject is not getting after all it, then we should have to use V1, okay। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको यूज करना होगा। आगे के लिए नियम पे और बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नियम होता है, if two tasks occur simultaneously, at in the past time, ओके गाइस। किस तरीके से हमारा एक साथ ऐसा कार्य है, यहाँ पे इसका क्या मीन्स हो जाता है, टू टास्क ऑक्योर्ड साइमल्टेनियसली इन द पास्ट टाइम, यदि दो कार्य एक साथ हुए हैं पास्ट में, ओके तो वहां पे हम पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और हमारा जो वाक्य कनेक्ट होगा वो व्हाइल या फिर व्हेन से वाक्य कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा गाइस, या तो व्हाइल से कनेक्ट होगा या फिर
when से हमारा वाक्य कनेक्ट होगा, ठीक है। यदि इन दोनों से हमारा वाक्य दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि सी कुक्ड फूड while children played cricket। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके, वाक्य में क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी वाक्य में क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, ठीक है। एक टू टास्क हमारे क्या हो रहेगा, यहाँ पे दो काम जो हो रहे हैं पास्ट में हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, इट मींस एक साथ हो रहे हैं, ऑक्यूर्ड इट मींस होना, हैपन, ठीक है। तो गाइस हमारे दो काम एक साथ पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में कंप्लीट हो रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, बाकी में व्हेन या फिर व्हाइल में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि व्हेन चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, मदर कुक्ड फूड। गाइस आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, इस तरीके से भी हो सकता है, ओके गाइस। जो आपका सेंटेंस होगा वो इस तरीके से भी हो सकता है, व्हेन को क्या है आपके वाक्य में स्टार्टिंग में दे दिया जाए, व्हेन वाक्य में स्टार्टिंग में मिल सकता है, और दो वाक्य आप वाक्यों के जो कार्य हैं मींस तो दो टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस तरीके का जो वाक्य होगा वहाँ पे पास्ट डेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा, ठीक है। एक नियम और रहता है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। गाइस हमारा नेक्स्ट नियम रह जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। इफ कंडीशनल सेंटेंस this condition if conditional sentence this condition is given in the sentence, कौन सी कंडीशन दे रखी हो गाइस, वाक्य इफ से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, और वाक्य में दो पार्ट हो, जिसमें दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड या फिर शुड या फिर कैन का कोई भी पास्ट, जैसे कि कुड, माइट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली कंडीशन दे रखी हो। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, कहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, V2, सब्जेक्ट के बाद V2। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं गाइस, इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें कि कंडीशनल सेंटेंस की सारी कंडीशंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है गाइस। यदि कंडीशनल सेंटेंस की ये वाली कंडीशन दे रखी है, इससे वाक्य स्टार्ट होगा, और जो दूसरा वाक्य होगा इफ कंडीशनल सेंटेंस के, जो कि सेकंड क्लोज वाला वाक्य होगा, सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट, इनमें से कोई एक दे रखा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, देन वी शैल हैव टू यूज हियर V2, तब हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा, जैसे कि इफ यू प्लेड वेल, ओके, you would win the match, ठीक है गाइस। यदि तुम अच्छे खेले होते, you would win the match, तुम मैच जीत चुके होते या फिर मैच जीत गए होते। तो गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, would और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी आर यूजिंग हियर V2। इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड you would
पास इन द एग्जामिनेशन। ओके गाइस, यदि तुमने अच्छी मेहनत की होती, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड पास इन द एग्जामिनेशन, तो एग्जाम में तुम पास हो गए होते। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कंडीशनल सेंटेंस की ये कंडीशन। हालांकि मैंने कंडीशनल सेंटेंस की चारों जो कंडीशन है, मैंने इससे पहले वीडियोस कुछ डाले हुए हैं कंडीशनल सेंटेंस के, तो आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है।